जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महिला की जिसने एशिया की राजनीति में भूकंप ला दिया है। एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे डिसिप्लिन्ड, सबसे ट्रेडिशनल सोसाइटीज में गिना जाता है और जिसने युद्ध की राख से खुद को उठाकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। आज वहां इतिहास में पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री बनी है। नाम है सनाए तकाइची। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं बल्कि जियो पॉलिटिकल गेम चेंजर है। इसका असर सीधा पड़ेगा भारत पर, चाइना पर और इंडो पैसिफिक रीजन पर। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जापान का यह इलेक्शन दुनिया को कैसे प्रभावित करेगा, भारत पर इसका क्या असर होगा और इंडो पैसिफिक में इसका क्या रिएक्शन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी पावर, पॉलिटिक्स और स्ट्रेटजी की। सबसे पहले तो आखिर सनाए तकाइची कौन है और कैसे एक साधारण परिवार की बेटी जापान की सबसे शक्तिशाली महिला बनी। सनाए तकाइची का जन्म जापान के नारा प्रदेश में हुआ। ना कोई राजनीतिक परिवार, ना कोई बड़ी विरासत, एक मिडिल क्लास घर जहां माता पिता चाहते थे कि बेटी सामान्य जीवन जिए। लेकिन तकाइची अलग थी। युवा उम्र में उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना, वो रास्ता जिसमें सफलता कम और संघर्ष ज्यादा था। कई बार हार का सामना किया, लेकिन हर बार और मजबूत होकर लौटी। उनकी छवि हार्ड लाइनर नेशनलिस्ट की है, एक ऐसी नेता जो पारंपरिक जापानी मूल्यों में विश्वास रखती है और मानती है कि जापान को अब फिर से ग्लोबल पावर के रूप में उभरना चाहिए। अब सवाल उठता है कि उनके प्रधानमंत्री बनने से जापान में क्या बदल गया। तो दोस्तों, उनका प्रधानमंत्री बनना सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि जापान में मानसिक क्रांति है। यह जापान के राजनीतिक इतिहास में अभूतपूर्व परिवर्तन है, क्योंकि जापान एक पारंपरिक पितृसत्तात्मक समाज रहा है जहां राजनीति में महिलाओं की भागीदारी हमेशा से बेहद कम रही है। एक ऐसे देश में एक महिला का प्रधानमंत्री बनना केवल राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति है। यह संदेश है कि अब जापान स्टेटस क्वो में नहीं रहेगा, वो बदलाव चाहता है। वो आने वाले दशकों में पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या जापान अब शांतिपूर्ण संविधान को बदलकर एक सैन्य शक्ति बनने जा रहा है? तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने अपने संविधान के आर्टिकल 9 में वादा किया कि वो कभी युद्ध नहीं करेगा। लेकिन तकाइची इसको बदलना चाहती हैं। उनका मानना है कि सेल्फ डिफेंस के नाम पर छुपना अब सही नहीं। अब जापान को प्रोएक्टिवली अपनी सुरक्षा करनी होगी। अगर खुद को नहीं बचाएंगे तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए रक्षा बजट बढ़ाने, नेवी और एयरफोर्स को मॉडर्न बनाने और एआई आधारित हथियार विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या चीन और जापान के बीच टकराव अब अनिवार्य है? तकाइची ओपनली चीन को सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बताती है। दक्षिण चीन सागर में चीन की हरकतों पर वो सख्त रुख अपनाना चाहती हैं। ताइवान को लेकर भी वो स्पष्ट कहती हैं, अगर ताइवान पर हमला हुआ तो जापान चुप नहीं बैठेगा। इसका मतलब है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में टेंशन बढ़ेगा और ये टेंशन केवल सैन्य नहीं होगा बल्कि आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक स्तर पर भी होगा। तो क्या दुनिया में एक नया गठबंधन बन रहा है जिसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी? तो दोस्तों, भारत और जापान दोनों ही चीन के विस्तारवादी नीति से प्रभावित हैं। दोनों लोकतंत्र हैं और दोनों इंडो पैसिफिक के स्टेबलाइजर माने जाते हैं। अब तकाइची के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह संभावना और मजबूत होती है कि इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट मिलकर
एक ऐसा रणनीतिक गठबंधन बनाएं जो चीन की आकांक्षाओं को चुनौती दे सके। क्वाड का ढांचा और सक्रिय होगा। भारत को रक्षा तकनीकी, सेमीकंडक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जापान से बड़ी मदद मिल सकती है। अब सवाल यह है कि क्या यह भारत के लिए अवसर है, और अगर है तो इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तकाइची एक ऐसी नेता हैं जो भारत के साथ संबंधों को केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक स्तर पर गहरा करना चाहती हैं। भारत के लिए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन जैसे क्षेत्र अब तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अगर भारत सही रणनीति अपनाए तो इंडो पैसिफिक में एक पावर एक्सिस बन सकता है, टोक्यो और न्यू दिल्ली के बीच। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या एशिया का नेतृत्व की कहानी अब चाइना बनाम इंडिया जापान की ओर बढ़ रही है। चीन 21वीं सदी को चाइनीज सेंचुरी बनाना चाहता है, लेकिन तकाइची का उदय इस नैरेटिव को चुनौती देता है। अब सवाल यह नहीं कि कौन सबसे शक्तिशाली होगा, सवाल यह है कि कौन एशिया का फ्यूचर शेप करेगा। और इस सवाल का जवाब आने वाले वर्षों में भारत और जापान की रणनीति तय करेगी। जापान का डिफेंस बजट 2025 में पहली बार जीडीपी के 2% से ऊपर जा सकता है। इंडिया और जापान क्वाड, आईपीईएफ और इंडो पैसिफिक मैरीटाइम कोऑपरेशन के सदस्य भी हैं। इंडो पैसिफिक दुनिया की 60% इकोनॉमी और 50% पॉपुलेशन का केंद्र है। जापान ने इंडिया में सबसे ज्यादा ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट में निवेश दिया है। दोस्तों, इतिहास में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जब एक देश का नेतृत्व बदलता है और पूरी दुनिया की दिशा बदलने लगती है। सनाए तकाइची का उदय ऐसा ही एक ऐतिहासिक मोड़ है। ये केवल जापान की नई प्रधानमंत्री नहीं, ये एशिया की पावर इक्विजिशन बदलने वाली एक शक्ति है। भारत के लिए यह सुनहरा समय है कि हम जापान के साथ मिलकर एक ऐसा भविष्य की नींव रखें जहां चीन का दबदबा नहीं बल्कि लोकतंत्र का नेतृत्व हो। अब फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम इस स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी को पकड़ेंगे या फिर एक दर्शक बने रहेंगे। अगर आप मानते हैं कि इंडिया और जापान मिलकर एक एशिया की नई ताकत बन सकते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हां, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।